तो 1.5 साल के बाद लामा जब यहाँ से चले गए तो उस समय मैं अकेला जैसा हो गया। मैं सोचा कि अब टाइम पास करने के लिए क्या करना। वो ज़माने में ऐसी कोई इंटरनेट वगैरह कोई चीज़ें तो थी नहीं। मैं सोचा कि चलो टाइम पास करने के लिए उस किताब को निकाल लेते हैं वाला। तो मैंने बॉक्स निकाल कर किताब पढ़ी और उस एक किताब को पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं तो कुछ जानता हूँ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गुरजीएफ। मैं हूँ बिहाइंड द कैमरा। साथ में है ओंकार अनुभव जी और राज स्वामी जी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है, ओशो से कैसे जुड़े, मनाली में रहते हैं। 1956 में इनका बर्थ हुआ था मनाली में ही, और तब से कंटिन्यूसली यहीं पे है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सुनने जा रहे हैं। ओंकार अनुभव जी इनसे बातचीत करेंगे। तो स्वामी जी, आप ओशो के संपर्क में कैसे आए? मैं फिजिकली तो उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन 1980 में जब मुंबई से मनाली आया तो उस समय मेरे पास एक विदेशी युवती रहने के लिए आई। वो काफ़ी छोटी उम्र की थी, 17 साल थी उसकी उम्र। तो जब ठहरी तो एक दिन दो किताबें अपने हाथ में लेकर आई। बोला कि बड़ी अच्छी किताबें मुझे मिली, आप ज़रूर पढ़िए। तो मैंने बोला किसकी किताबें हैं ये? तो उन्होंने बोला ये भगवान रजनीश की किताबें हैं। तो अच्छा। मैं तो मैंने बोला मुझे किसी को ऐसी किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अच्छा। मैं सब कुछ जानता हूँ। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। उसने अपना हाथ आगे किया था, वो उसको पीछे करना पड़ गया। और और वो भी, मैं भी जोर से हंसा और वो भी जोर से हंसी, बात खत्म हो गई। अब कुछ महीने के बाद बात ऐसी हुई कि जब वो चली गई तो उसने जब जब उसने जाना था तो उसने बोला कि क्या मैं आपके पास कुछ सामान रख कर जा सकती हूँ? मैंने बोला ठीक है, रखिए। तो एक बॉक्स के अंदर उसने सामान रख दिया और मैंने उसको लॉक कर दिया। अब वो अगले साल भी आई मेरे पास, लेकिन अगले साल आई वो मेरे पास और बोला कि सामान पड़ा है क्या, हमारा सामान? मैंने बोला हाँ पड़ा है। तो बॉक्स खोला और उसने कुछ सामान उधर से निकाला और मैंने फिर लॉक कर दिया। फिर वो उधर पड़ा रह गया। अब अगले साल वो जब चली जाती तो उसके बाद रिटर्न नहीं हुई, वो चली गई। अब वो सामान मेरे पास ही बॉक्स में बंद पड़ा रहा। अब इसके बाद मेरे पास आता है भूटान देश का एक लामा। लामा मेरे पास ठहरा और ये वो समय था जब दिसंबर में जो बर्फ़ गिरती थी, मार्च एंड तक धरती कवर रहती थी। तो ऐसी विंटर चली हुई थी उस समय। और एक दिन धूप खिली हुई थी। तो लामा को मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि किसी विदेशी युवती ने मेरे पास सामान रखा है। तो लामा बोलता है चलो, बोलता है आज तो धूप निकली है, तो चलो देखते हैं क्या सामान रखा है उसने। मैंने लॉक निकाला और उसने, लामा ने उसके बॉक्स में हाथ डाला और ऐसे करके वो ओशो की किताब बाहर निकाले। ऐसे करके देखा उसने, बोलते हैं तो बड़ी अच्छी किताब है, आप ज़रूर पढ़ना है इस किताब को। मैं सोचा कि अब इसका भी दिल रखना पड़ेगा हमारे को, तो क्योंकि हमने पढ़नी नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा। तो क्यों क्यों पढ़नी है हमने? तो मैंने बोला ठीक है मैं पढ़ूँगा। तो 1.5 साल के बाद लामा जब यहाँ से चले गए तो उस समय मैं अकेला जैसा हो गया। मैं सोचा कि अब टाइम पास करने के लिए क्या करना। वो ज़माने में ऐसी कोई इंटरनेट वगैरह कोई चीज़ें तो थी नहीं। मैं सोचा कि चलो टाइम पास करने के लिए उस किताब को निकाल लेते हैं वाला। तो मैंने बॉक्स निकाल कर किताब पढ़ी और उस एक किताब को पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं तो कुछ जानता हूँ नहीं। और उसको पढ़ने के बाद मुझे एकदम एक नया जीवन मिला। और नया जीवन मिला, उस नए जीवन में क्या था, दिमाग को एकदम शांति मिली। और इससे पहले मैं बहुत तनाव में रहता था और सिर में दर्द होती थी मुझे। और जब अच्छा। सिर दर्द होती थी तो बस एस्प्रो की गोली खानी है हमने और बस ठीक हो गया। तो एस्प्रो की गोली का पत्ता मेरे पास परमानेंट रहता था। जब जब हमने ये पुस्तक पढ़ी तो उसके बाद सिर दर्द होना ख़त्म हो गया।
तो उसके बाद दवाई खाने की आवश्यकता पूरी तरह ख़त्म हो गई। मैं सोचा ये तो इसके कारण तो मुझे एकदम नया जीवन मिल गया। तो यही था, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना थी जिससे हमारे को एक नया जीवन मिला, और उस नए जीवन को मैं अभी तक जी रहा हूँ। तो स्वामी जी, जब आप ओशो से जुड़ चुके थे तो आपके जैसे जीवन में जो परिवर्तन आया, तो उस परिवर्तन को समझकर और भी लोग आपसे जुड़े फिर? बिल्कुल, कई जुड़े और कई लोकल लड़के लोगों में भी इंटरेस्ट पैदा हो गया। वो भी ओशो के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करने लगे। तो उनको मैं समझाई, मतलब बातें बताई, और बहुत अच्छा लगा उनको। और बीच में कई शिविर भी हमने इधर लगाए, तो कई मित्र आते रहे, दूर से भी आते रहे। और अभी भी हमारे पास एक केंद्र चला हुआ है जिसका नाम है ओमकारम। तो फिलहाल वो चला है, बिल्कुल अच्छा काम चला हुआ है हमारा ओशो का। तो बात ऐसी है, प्राकृतिक स्थान है, कहीं भी जंगल में जाकर भी हम ध्यान कर सकते हैं। इधर तो पूरा खुला वातावरण है। तो स्वामी जी, मैं देखता हूँ काफ़ी लोग आपसे मिलने आते हैं, दूर दूर से बहुत लोग आपको जानते हैं। तो किस माध्यम से उनको सूचना प्राप्त होती है? ये तो इंटरनेट के कारण आजकल सबको पता चल जाता है। मेरी फेसबुक आईडी भी है, उससे भी काफ़ी मित्र जुड़े हुए हैं। और ये गौतम गुरुजीएफ जो है, ये भी ओशो सेंटरों के बारे में काफ़ी बातें बताते हैं, उनके वीडियो वगैरह दिखाते हैं। तो उसके कारण हम भी घर बैठे हुए उन सेंटरों की जानकारी लेते हैं। तो राज स्वामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो ओशो टीम की ओर से हम आपके आभारी हैं। इसमें आभार की तो कोई बात नहीं, मतलब हमें बहुत प्रसन्नता हुई आप सबसे मिलकर। मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। तो दोस्तों, जो हमारी ओशो टीम है, वो जो भी पूरे भारत में जितने सेंटर हैं ओशो के, तो हर एक सेंटर तक पहुंचने के प्रयास में हैं और उसकी जानकारी उपलब्ध कराते हैं हम लोग। हमारा यूट्यूब चैनल जो है मिस्टिक रजनी सेंटर, आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर भी करें ताकि मित्रों तक एक संपूर्ण जानकारी आसान तरीके से पहुंच सके। तो स्वागत है सभी का ओशो टीम की ओर से मिस्टिक रजनी सेंटर में। मित्रों, आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल ओशो प्रेमियों द्वारा ही संचालित है और भारत में ओशो के सभी आश्रमों की वीडियो डॉक्यूमेंट्री द्वारा कंप्लीट जानकारी और अन्य ओशो के कार्यक्रमों की जानकारी आपको उपलब्ध हो, ऐसा इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। सद्गुरु ओशो का यह संदेश, आई लीव यू माई ड्रीम। इसमें ओशो टीम का सहयोग करें, इस वीडियो को शेयर करें। ओशो टीम की तरफ से बहुत बहुत प्रेम व धन्यवाद। एक बड़ा काम खड़ा करना हो, एक विश्व केंद्र खड़ा करना हो, जहां से कि धीरे धीरे वो ख्याल जीवित मनुष्यों को बदलने के लिए सक्रिय हो सके, तो कैसे? रुपया नहीं है उतना महत्वपूर्ण, क्योंकि रुपया भी आ जाए और अगर 2-4 गलत आदमी भी उस केंद्र के दरवाजों पर खड़े हैं तो सब रुपया व्यर्थ हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गुरुजीएफ। पहले एक शेर सुनिए कि पहाड़ों से सीखा है मैंने अकड़ के चलने से, पहाड़ों से सीखा है मैंने अकड़ के चलने से, ये ऊंचाइयां छुई नहीं जाती। और दोस्तों, डर डर के ज़िंदगी यूँ मुझसे जी नहीं जाती। वाह। तो इसमें क्या है दोस्तों कि अपना लगभग पूरा 1 साल जो है मैं लाहौल स्पीति और लेह लद्दाख, पूरा हिमाचल, पूरा उत्तराखंड, वो भी जो मिस्टिक प्लेसेस हैं, जैसे आप नॉर्मली यूट्यूब पे देखते हैं उस तरह का नहीं होगा कि अभी मैं कुछ नॉर्मली चीज़ें दिखाऊंगा आपको। विशेष होंगी, सारे मिस्टिक प्लेसेस होंगे, ख़ासतौर से लेह लद्दाख और लाहौल स्पीति, क्योंकि टाइम पूरा है मेरे पास 1 साल। तो ये मैंने चैनल शुरू किया है ए मॉन्क इन ट्रैवल।
तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं अभी जस्ट स्टार्टिंग की है, एक दो वीडियो डाले हैं, लेकिन इसमें हफ्ते में 3-4 वीडियो डलते रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मैं दे रहा हूँ, तो आप उसको जैसे चलाएंगे तो उसमें सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, सब्सक्राइब और जो बेल आइकन होता है तो आप उसको कराइएगा। और ना समझ आए दोस्तों घर में बच्चों से कराइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय ओशो, शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई।